हेलो मेरे देश के नीट फील्ड के सभी शेर और शेरनियों। आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा टॉपिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और भी कुछ ऐसा टॉपिक आएगा जिसमें मास्टर बनाने आया हूँ। तो चलिए आज का क्लास एक जोशीला शब्द के साथ स्टार्ट करें। सिर्फ सोच का फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि अंदर से मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तो चलिए इसी के साथ आप सब बच्चे तरोताज़ा महसूस करके और आज की क्लास करने के लिए रेडी हो जाइए। दोस्त, आज के क्लास में जो पढ़ाया जाएगा उससे नीट में 100% फिक्स है कि सवाल पूछा ही जाएगा। तो काफ़ी कंसस होकर के और आप सब जानना पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पिछले ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ 11th का चैप्टर नंबर 8 है, वही पढ़ रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, उसके बाद पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर पढ़ेंगे गोल्जी एपरेटस और टाइम मिलेगा तो फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में अभी तक जो भी बातें पढ़े थे उसको एक बार रिवैक कर लेते हैं। कल के क्लास में जो पढ़े थे उसको क्या कर लेते हैं दोस्त, एक बार रिवैक कर लेते हैं। आप NCERT का पेज नंबर 131 निकालिएगा। ठीक है, आप सबको ये पता होगा कि यहाँ से अभी तक पिछले 32 ईयर में 134 क्वेश्चन, 100 कितने दोस्त 134 क्वेश्चन पूछा जा चुका है 32 ईयर में। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन प्रत्येक साल यहाँ से पूछा जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कल पढ़े थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के खोज के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानकारी मिला। स्पेशली किसके बारे में, स्पेशली RBC ह्यूमन रेड ब्लड कार्पसल्स, नहीं उसके बारे में पता चला था। पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइंटिस्ट क्या डिड्यूस किया पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना होगा, तो लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ये बात जाने थे। इसका पोलर हेड क्या होता है, आउटर साइड होता है। इसका पोलर हेड क्या होता है, मेम्ब्रेन के आउटर साइड, जबकि हाइड्रोफोबिक टेल क्या होता है, इनर पार्ट्स में होता है। ये भी बातें हम लोग पढ़े थे। यहाँ से सवाल भी किस लाइन से पूछा जाएगा ये भी जाने थे। फिर नॉन पोलर टेल जो होगा वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, जो प्रोटेक्ट क्या करती है, एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन क्या रखती है, कोलेस्ट्रॉल भी रखती है। इसमें प्रोटीन एंड सेल मेम्ब्रेन प्रोसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है दोस्त, रखती है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। रेशियो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट वेरी करती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का रेशियो क्या करती है, वेरी करती है। डिफरेंट सेल में अलग अलग होगा। ठीक है, इरेथ्रोसाइट हैज अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन। इरेथ्रोसाइट में अप्रॉक्सीमेटली 52% क्या होता है, प्रोटीन होगा और 50% क्या होगा, लिपिड होगा। ये बात पढ़ लिए थे। मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड। मेम्ब्रेन प्रोटीन को फिर से बांटा गया था किस में, इंटेग्रल एंड पेरिफेरल में। पेरिफेरल प्रोटीन क्या होता है, सरफेस पे होता है, जबकि इंटेग्रल प्रोटीन क्या होता है, पार्शियली या टोटली व्यू रीड करती है किस में, मेम्ब्रेन में। ये बातें हम लोग पढ़ लिए थे। ये फिगर भी आई थी। इस फिगर में ये जो बातें हैं ये है, ये शुगर है, इसको क्या बोलेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन बोलेंगे। ये फास्फोलिपिड बाइलेयर बोलेंगे। ठीक है, ये 2 लेयर, ये पहला लेयर, ये दूसरा लेयर है, ये इंटेग्रल प्रोटीन है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े थे इसमें महत्वपूर्ण सिंगल एंड निकोल्सन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल जान लिए थे। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का खपत नहीं होती, इसमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। इसमें हायर टू लोअर क्या कहता है। इससे रिलेटेड एक मज़ेदार कहानी बताई थी लड़का लड़की के शादी वाला, वो आप देख लेना, पिछला क्लास देखिए। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, वाटर का जो मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। ये बातें हम लोग जान गए थे। फिर आगे देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर से हायर कंसंट्रेशन पे क्या होता है, मूवमेंट करेगी। इसमें एनर्जी क्या होगी, खर्च होगी। इसका एग्जांपल क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप है।
उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे दोस्त, सेल वॉल पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे दोस्त, सेल वॉल के बारे में पढ़े थे। किस के बारे में पढ़े थे, सेल वॉल के बारे में। देखिए सेल वॉल रिजिड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। और ये किस में पाया जाएगा, फंगी एंड प्लांट में पाया जाएगा। फंगी एंड प्लांट में सेल वॉल क्या देती है, शेप ऑफ सेल, प्रोटेक्ट द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एंड डैमेज एंड इन्फेक्शंस। देखिए ये प्रोटेक्ट करती है को सेल को, किससे, मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। हेल्प टू सेल इंटेक्शन, सेल को सेल से इंटेक्ट करने में हेल्प करती है। प्रोवाइडेड बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रो मॉलिक्यूल्स, अनडिजायरेबल माइक्रो मॉलिक्यूल से ये बैरियर प्रोवाइड करती है। मतलब उसके बाद एल्गी में सेल वॉल किससे मिलकर बना होगा, तो सेल्यूलोज से, ग्लैक्टोन से, मेनल से और कुछ मिनरल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होगा। जबकि कुछ प्लांट में, अदर प्लांट में क्या होगा, ये किससे मिलकर बना होगा, सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन से मिलकर बना होगा। सेल वॉल जब यंग प्लांट सेल में क्या होता है, प्राइमरी होता है, जो कैपेबल किस में होती है, ग्रोथ में कैपेबल होती है। ये सब बातें हम लोग डिटेल से पढ़े थे, ठीक है, कल के क्लास में। अब हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोस्त, इसलिए इस बात को आप देखिएगा, समझिए। देखिए, विल ईच ऑफ द मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स इज डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ इट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। प्रत्येक सेल ऑर्गेनेल्स को उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पे हम लोग अलग अलग करके पढ़ते हैं। किसके, तो बताया जाएगा सेल ऑर्गेनेल्स को किसके आधार पे अलग अलग करते हैं, तो बताएंगे उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पे। ये सवाल पूछा जा सकता है। अगला लाइन देखिए हम एनसीईआरटी इस तरह से पढ़ेंगे कि प्रत्येक लाइन से किस तरह से सवाल पूछा जाएगा ये भी हम आपको बताते चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में पढ़ के ही 360 में 360 मार्क लाया जा सकता है। और ये पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। मेनी ऑफ दीज आर कंसिडरेबल टुगेदर एज अ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। जितना भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं सबको किसके अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसका फंक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है। मेनी ऑफ दीज आर, देखिए जितना सेल ऑर्गेनेल्स है उसमें से ज़्यादातर को क्या कहेंगे, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत रखेंगे। किसके अंतर्गत रखेंगे दोस्त, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत रखेंगे। क्यों, क्योंकि इसका फंक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड होगा। उसका फंक्शन क्या होगा दोस्त, कोऑर्डिनेटेड होगा। आगे पढ़िए। द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या क्या होता है, तो बताइएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। आपसे नीट में सवाल पूछा जा सकता है कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आएगा, क्या बताइएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। देखिए जब फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। किस किस का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होगा, तो बताएंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, लाइसोसोम का और वैक्यूल का। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहेंगे। जबकि कुछ ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम, इसका फंक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड नहीं होता है। इसलिए हम लोग इसको किसके अंतर्गत नहीं रखेंगे, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत नहीं रखेंगे। तो यहाँ से भी एक सवाल बन सकता है, ये भी दूसरा सवाल बन सकती है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम किस किस को नहीं रखा जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, क्लोरोप्लास्ट को, पेरोक्सीसोम को और ये सबको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। हाँ, अब तुमको कह रहा हूँ प्यारी सी लड़की, यू यस स्टैंड अप। अब आप ये बताइए कि कौन कौन ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं, तुम बताओ। एक का नाम तुमको बोलना है, बिल्कुल सही। क्या होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके जस्ट बगल वाला लड़का, हाँ तुमको कह रहा है, तुम खड़ा हो जाओ, तुम दूसरा का नाम बताओ। क्या होगा, बिल्कुल सही। क्या होगा दोस्त, गोल्जी कम्प्लेक्स होगा। और तीसरा का नाम, पीछे बैठा हुआ बच्चा, हाँ तुमको ही कह रहा है, तुम खड़ा हो जाओ, तुम बोलो। तीसरा क्या होगा, लाइसोसोम। वेल डन, बहुत अच्छा, मन मुग्ध कर देता है। मज़ा आ रहा है तुम लोग को पढ़ा के। जब पढ़ने वाला बच्चा बैठे क्लास में तो बहुत मज़ा आता है दोस्त, पढ़ाने में भी। इसलिए आप बढ़िया से पढ़िए और इतिहास रचिए। आप
देखो, पढ़ने में तब मन लगेगा जब आपको पता चलेगा कि आप क्यों पढ़ रहे हो। जब पढ़ने में मन नहीं लगने लगे तो आप अपने मम्मी पापा का स्ट्रगल को सोचिए, वो कितना मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं। जिस शहर में आप रहते हैं, हो सकता है उस शहर में आपके मम्मी पापा कभी नहीं रहा हो, वो गांव में मेहनत करके, खेती करके, मजदूरी करके आपको पढ़ाते लिखाते हैं। तो आपका कर्तव्य है कि आप भी बढ़िया से पढ़िए। तो चलिए, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत किस कौन कौन आएगा? बोलेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। और कौन कौन नहीं आएगा? तो बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला बातें स्टार्ट करते हैं। इसको जानने से पहले एक मोटिवेशनल वर्ड को सुनते हैं। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है, कि कर्म भूमि पर फल के लिए सबको करना पड़ता है। रव सिर्फ लकीरें देती है, रव सिर्फ लकीरें देती है, रंग हमको भरना पड़ता है। अर्थात रब जो है सिर्फ आपको रास्ता देगा और उसमें मेहनत करके रंग आपको भरना पड़ेगा दोस्त। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास को कि अगला टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखना, नीट में कई बार इससे सवाल पूछा जा चुका है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवेल द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर excreted in the cytoplasm that is called the इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस बात को तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया गया। किस पे स्टडी किया गया दोस्त? तो यूकैरियोटिक सेल पे। किस पे स्टडी किया गया दोस्त? यूकैरियोटिक सेल पे। किसके थ्रू स्टडी किया गया? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी किया गया। और क्या दिया गया? रिवेल द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम, एक नेटवर्क की तरह या रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, छोटा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो किसके रूप में होगा? नेटवर्क या और रेटिकुलम टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो एक्सक्रीटेड करती कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सवाल पूछा जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या बताएगा? नेटवर्क और रेटिकुलेट ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कहाँ पे पाई जाती है? तो साइटोप्लाज्म में पाई जाएगी। किस पे स्टडी किया गया था? यूकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक सेल? क्या बताइएगा? यूकैरियोटिक सेल। किसके थ्रू स्टडी किया गया था? क्या बताना है दोस्त? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी किया गया था। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में ER भी कहते हैं। ये जो फिगर देख रहे हैं आप, ये फिगर, ये कुछ और नहीं, यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देख रहे हैं फिगर 8.5 यहाँ पर दिया गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिगर 8.5 देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसमें राइबोसोम है, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे आगे। अब आगे देखिए, हेंस बोला गया था, फिगर किस में दिया गया? फिगर 8.5 में दिया गया है, ये देख लीजिए। हेंस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइडेड द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंटरसेलुलर स्पेस में क्या करती है? 2 भाग में, 2 कंपार्टमेंट में बांटा जा चुका है। डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, 2 अलग अलग कंपार्टमेंट में बांटा जा चुका है। डाइटिस, जिसको क्या कहेंगे? तो सवाल पूछा जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कितने कंपार्टमेंट में बांटा गया? क्या बताइएगा? 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में बांटा जा चुका है। दैट इज ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। अर्थात क्या होगा? ल्यूमिनल मतलब पहला ल्यूमिनल, दूसरा होगा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल पार्ट कहाँ पाया जाएगा? इनसाइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में ल्यूमिनल पार्ट पाया जाएगा। और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट कहाँ पाया जाएगा? क्या बताइएगा? साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहाँ पाया जाएगा दोस्त? साइटोप्लाज्म में। और ल्यूमिनल पार्ट कहाँ पाया जाएगा? इनसाइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, तो 2 कंपार्टमेंट में इसको बांटा गया है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ्टेन शो राइबोसोम अटैच्ड ऑन देयर सरफेस। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया गया कि इसके ऊपर क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। जैसे देखिए, यह है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो देख रहे हैं ये क्या है दोस्त? ये जो फिगर है, ये फिगर
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। और इस पे डॉटेड स्ट्रक्चर, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, डॉटेड 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 देख रहे हैं ना, पूरा डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये कुछ और नहीं, यही है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम है। ये सब पार्ट्स क्या है, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सब डॉटेड स्ट्रक्चर, ये कुछ और नहीं, यही राइबोसोम है। यही बात को यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए पढ़िए, द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑप्टेन शो राइबोसोम अटैच्ड ऑन देयर सरफेस। इसके सरफेस पे क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेयरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब वैसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे क्या पाया जाएगा, जिस पे क्या पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा, उसको बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, तो क्या बताना है, इस पे राइबोसोम पाया जाएगा। देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेयरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे क्या पाया जाएगा दोस्त, अगर पूछा जाएगा कि वैसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताइए जिसके सरफेस पे राइबोसोम पाया जाएगा। तुम प्यारी सी बच्ची, हाँ तुम, इससे पहले जो पूछी थे उसके बगल वाली, हाँ तुम खड़ा हो जाओ, तुम बताओ वैसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे राइबोसोम पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, मन मुग्ध कर देती हो तुम लोग आंसर दे करके। क्या बोलेंगे दोस्त, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। कौन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे देखिए, इन द अब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम अब्सेंट होगा, जैसे इस पार्ट पे देखिए राइबोसोम डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कहीं पे डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं है, कहीं पे डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं है, कहीं पे डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम पाया जाएगा तो बोलेंगे उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जब राइबोसोम नहीं पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे यहाँ पे राइबोसोम नहीं पाया जाता है, यहाँ पर राइबोसोम नहीं है, इसके लिए इसलिए इसको बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। ध्यान दे करके क्लास में कंसंट्रेट होकर के पढ़िए, क्योंकि ये जो आप मेहनत कर रहे हैं यही एक दिन आपको सफलता दिलवाएगी और तब जाके बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होगा दोस्त। आगे देखिए, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व in the cell actively involved in protein synthesis and secretions। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया गया कि ये वो सेल जो एक्टिवली क्या करती है, सिंथेसिस करती है, किसका, प्रोटीन एंड प्रोटीन को सिंथेसिस करती है और सेक्रेशन करता है। कौन सेक्रेशन करती है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व किया गया कि इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन। तो प्रोटीन के सिंथेसिस और सेक्रेशन कौन करती है, क्या बताएगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम पाया जाएगा वो क्या करती है, प्रोटीन को और प्रोटीन का सिंथेसिस और सेक्रेशन करता है। ये सवाल नीट में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो अगला लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। द एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विथ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये क्या करती है, एक्सटेंसिव और कंटिन्यू करती है, किससे, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से क्या करती है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंसिव करती है और कंटिन्यू करती है, ठीक है। अगला है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बताओ तो सब बच्चा मेरे साथ जोर से बोलेगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात वैसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे राइबोसोम 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 का होगा, अरे का होगा, बिल्कुल सही, नहीं पाया जाएगा। वाह, वेल डन। नहीं पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड के सिंथेसिस का मेजर साइट क्या होता है, तो बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम, प्रोटीन के सिंथेसिस और सेक्रेशन करती है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, लिपिड को सिंथेसिस करती है। ये दोनों सवाल पूछा जा चुका है नीट में। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयड हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो लाइन है, इस लाइन से भी सवाल बन सकता है कि एनिमल सेल में लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन जो बनती है उसका सिंथेसिस कौन करती है, क्या बताइएगा,
स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो काम, पहला है सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड को सिंथेसिस, मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, साइट प्रोवाइड करती है किसके सिंथेसिस में, लिपिड। और दूसरा काम है एनिमल सेल में लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन जो होता है वो क्या करती है, सिंथेसिस करती है। कौन सिंथेसिस करती है, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा क्लास में। देखिए एंजॉय कीजिए क्लास को और ध्यान मग्न होकर पढ़िए, स्ट्रेस से दूर रहिए और एंजॉय कीजिए क्लास में, पढ़ने में एंजॉय कीजिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्त और आप सक्सेस भी करोगे। और ये तो फिक्स है कि यहीं से सवाल पूछा भी जाएगा। गोल्जी अपरेटस के बारे में चलिए पढ़ते हैं। एक बार जोर से श्वास लीजिए ताकि आपका शरीर ऑक्सीजन से फुलफिल्ड हो जाए और आप तरोताज़ा महसूस करो। तो उम्मीद करते हैं आप जोर से श्वास लिए होंगे और आपका शरीर फिर से पढ़ने के लिए एक्टिव हो गया है, ब्रेन के साथ साथ शरीर भी। चलिए अगला पढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, गोल्जी अपरेटस। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्त, गोल्जी अपरेटस। मतलब इस सिनेमा का अगला पार्ट जो आने वाली है, इस पार्ट को जानने के बाद हमें पूर्णतः पता चले किसके बारे में, गोल्जी अपरेटस। सिनेमा का नाम क्या है, सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। इसका कौन सा पार्ट चल रहा है दोस्त, गोल्जी अपरेटस वाली पार्ट चलेगी। कैमिलो गोल्जी 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। देखिए कैमिलो गोल्जी 1898 ईस्वी में सबसे पहले ऑब्जर्व किया न्यूक्लियस के नियर एक डेंसली रेटिकुलेट स्ट्रक्चर होता है, जिसको आगे जाके नाम क्या दिया गया, बोलिए, गोल्जी अपरेटस नाम दिया गया। तो बोलेगा सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कौन, तो क्या बताना है, इस लाइन से सवाल ये पूछेगा, अपरेटस को सबसे पहले ऑब्जर्व कौन किए थे, क्या बताइएगा, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी कितना ईस्वी में किए थे, तो 1898 ईस्वी में। कितना ईस्वी में दोस्त, 1898 ईस्वी में। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो बोलेंगे डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलेट स्ट्रक्चर होता है, जो कहाँ पाया जाएगा, किसके नियर, तो न्यूक्लियस के नियर पाया जाता है। तो इस लाइन से इस तरह से सवाल बन सकता है। अगला है दिज वेयर लेटर नेम्ड गोल्जी अपरेटस आफ्टर हिम। उसके बाद इसके बाद इसका नाम क्या दिया गया, गोल्जी बॉडीज नाम दिया गया। गोल्जी बॉडी मतलब गोल्जी अपरेटस बोले या गोल्जी बॉडी बोले, बात से में समझना, ठीक है। दे कंटेन ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप सेक्स और सिस्टर्निया ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर। देखिए ये क्या करती, कंसिस्ट करती, मतलब बना होता है मेनी, मतलब बहुत सारा फ्लेटेड डिस्क शेक और सिस्टर्निया। इसकी डायमीटर कितना होता है, सिस्टर्निया की डायमीटर कितना होगा दोस्त, क्या बताइएगा, 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के और 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होगा। तो इसका रेडियस कितना होगा, अरे डायमीटर डी इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू D/2 होता है। आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू होगा R इक्वल टू D/2 होता है ना, डायमीटर का हाफ। तो ये डायमीटर दिया, आप बोलेगा आपका रेडियस पता कीजिए, तो उसे क्या करें, 2 से भाग दे देंगे। रेडियस बताने के लिए क्या कहता है, आप क्या दे देना, 2 से भाग देना। ये उल्टा हो गया, ये क्या हो गया दोस्त, उल्टा हो गया। इस तरह से देखिए डायमीटर मतलब व्यास, डायमीटर मतलब व्यास, D इक्वल टू R/2 होता है, R/2। अगर आपको क्या पता करना पड़े, रेडियस पता करना पड़े, तो इसमें 2 से भाग दीजिए तो क्या होगा, डायमीटर में 2 से भाग देंगे, डायमीटर में 2 से भाग देंगे तो रेडियस मिल जाएगा। यहाँ पे डायमीटर दिया गया है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है इसका रेडियस। इसका क्या बताना है दोस्त, रेडियस बताना है, ठीक है। D बराबर R/, व्यास इक्वल टू त्रिज्या/2 होता है, ये तो जानते होंगे आप। चलिए आगे पढ़ते हैं, अगला लाइन, फिगर दिया गया है, वही फिगर है, देखिए 8.6 गोल्जी अपरेटस, फिगर 8.6, इसको बढ़िया से देख लीजिए, यही गोल्जी अपरेटस है। ये क्या है दोस्त, गोल्जी अपरेटस फिगर 8.6। ये देखिए ये है सिस्टर्निया, ये क्या है दोस्त, सिस्टर्निया, ये है सिस्टर्निया, ठीक है। ये सिस्टर्निया, ये देखिए ये अलग अलग पार्ट, ये सिस्टर्निया, एक सिस्टर्निया, ये दूसरा सिस्टर्निया, ये तीसरा सिस्टर्निया, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा सिस्टर्निया, इस तरह से है, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, इस तरह से स्ट्रक्चर है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर, फिर इस तरह से स्ट्रक्चर है, इस तरह से, फिर इस तरह से,
फिर इस तरह से, फिर ये स्ट्रक्चर, ये अलग अलग क्या है स्ट्रक्चर, ये अलग अलग क्या है स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगला लाइन पढ़ते हैं। दीज आर एस्केटेड पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पैरेलल है ना, देखिए ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये एक दूसरे के क्या पैरेलल है, ठीक है, समांतर है। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्निया आर प्रेजेंट इन गोल्जी कम्प्लेक्स, गोल्जी कम्प्लेक्स में वेरी नंबर में सिस्टर्निया, ये जो पार्ट दिख रहा है ये वेरी नंबर में है ना, अलग अलग है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये है, ये है, ये है, ये सब तो सिस्टर्निया है ना कहेंगे। तो इसमें वेरी नंबर ऑफ सिस्टर्निया पाया जाएगा किसमें, गोल्जी कम्प्लेक्स में। तो सवाल पूछा जा सकता है कि गोल्जी कम्प्लेक्स में कितना की संख्या में सिस्टर्निया पाया जाएगा, तो क्या बताइएगा, बहुत ज़्यादा नंबर में सिस्टर्निया पाया जाएगा। द गोल्जी सिस्टर्निया आर कंसेंट्री अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस, ये किसके नियर क्या होता है, कंसेंट्री अरेंज्ड होता है, क्या बताना है, न्यूक्लियस के नियर, न्यूक्लियस के आसपास। विथ डिस्टिंक्ट कनकेव सिस और फॉर्मिंग फेस, देखिए इसको बांटा गया है, सिस कन्वेक्स सिस जिसको फॉर्मिंग फेज भी कहेंगे, और कनकेव ट्रांस जिसको मैच्योरिंग फेज भी कहते हैं। तो बोलेगा गोल्जी अपरेटस को कितने भाग में बांटा गया दोस्त, तो 2 भाग में। पहला भाग क्या होगा, कन्वेक्स सिस फेज जिसको क्या कहेंगे, फॉर्मिंग फेज भी कहेंगे, जिसको क्या कहेंगे, फॉर्मिंग फेज। और दूसरा होगा कनकेव, वो कन्वेक्स था, ये कनकेव कनकेव ट्रांसफेज जो क्या करती है, मैच्योरिंग फेज का निर्माण करती है। द सिस एंड ट्रांसफेज ऑफ ऑर्गेनेल्स आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। गोल्जी अपरेटस का सिस फेज और ट्रांस फेज क्या होता है, ये दोनों ऑर्गेनेल्स इंटायरली डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग होता है, बट इसका जो फंक्शन होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है, लेकिन ये एक दूसरे से क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। गोल्जी अपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकिंग मटेरियल। देखिए गोल्जी अपरेटस का मुख्य काम क्या है, मुख्य काम अगर पूछेगा तो क्या बताना है, फंक्शन ऑफ पैकिंग मटेरियल। ये मटेरियल को पैकेट करके रखती है। मान लीजिए फैक्ट्री में देखते होंगे या घर में ही देखो, मजदूर आता है क्या करता है, सामान को सबको पैक करके, मान लीजिए आटा या गेहूँ चावल मकई खाने वाला कोई चीज़ है तो उसको पैक करके रखता है, ठीक है। तो गोल्जी अपरेटस का भी यही काम है। इसका महत्वपूर्ण प्रिंसिपल परफॉर्म फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, पैकिंग मटेरियल, ये मटेरियल को पैक करके रखती है। टू बी डिलीवर आइदर द इंटरसेलुलर टारगेट्स और सेक्रेट आउटसाइड द सेल, और ये डिलीवर करता है मटेरियल को पैकिंग करके डिलीवर करता है कहाँ, तो इंटरसेलुलर टारगेट ऑर्गेनेल्स के पास, और सेक्रेट करती है आउटसाइड द सेल, और सेल के बाहर इसको सेक्रेट कर देती है। किसको, तो जो मटेरियल हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है उसको। मटेरियल टू बी पैकेट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फॉर्म द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज्ड विथ द सिस फेज ऑफ गोल्जी अपरेटस। देखिए ये जो मटेरियल जिसको पैक किया गया था किसके फॉर्म में, वेसिकल के फॉर्म में, फॉर्म द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज्ड विथ सिस फेज ऑफ द गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस के सिस फेज से क्या करती हैं, ये फ्यूज करती है, कौन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला, एंड मूव टुवर्ड मैच्योरिंग फेज, और ये मूव कहाँ करती है, मैच्योरिंग फेज की ओर मूव कर जाती है। तो इस लाइन से भी सवाल पूछा जा सकता है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। अगला, दिस एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करती है, क्या करती है, एक्सप्लेन करती है, वाई द गोल्जी अपरेटस रिमाइंस इन द क्लोज एसोसिएटेड विथ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी अपरेटस जो होता है क्लोजली एसोसिएटेड होता है किसके थ्रू, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। क्यों, ये एक्सप्लेन करती है कि क्यों गोल्जी अपरेटस क्लोजली एसोसिएटेड करती है किससे, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ढेर सारा संख्या में प्रोटीन सिंथेसाइज करती है कौन, राइबोसोम
किस पे जाकर के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। अरे ये मान लीजिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे पहले देखे थे। मान लीजिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से है, इस पे क्या है, राइबोसोम है, इस पे क्या है, राइबोसोम है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इस पे राइबोसोम है, इस पे क्या है दोस्त, राइबोसोम है। ठीक है, ये सब इस पे राइबोसोम है। प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम, राइबोसोम के थ्रू क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ये राइबोसोम है, इसमें प्रोटीन का क्या होगा, सिंथेसिस होगा विथ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसके थ्रू, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके थ्रू में क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। कौन करती है, तो राइबोसोम करती है। कौन करती है, राइबोसोम। अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम ऑन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्निया ऑफ गोल्जी अपरेटस। ये गोल्जी अपरेटस के सिस्टर्निया पे मॉडिफाइड होता है। ठीक है, बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट ट्रांसफेज, और बिफोर उससे पहले ये रिलीज कर दिया जाता है किस में, ट्रांसफेज में। ठीक है, गोल्जी अपरेटस इज अ इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ये लाइन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, इसीलिए इस लाइन को आप 100% ये समझ के कि यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, और ये लाइन से सवाल पूछा भी जा चुका है, इसलिए इसको बढ़िया से आप समझिए। ये क्या कहता है, गोल्जी अपरेटस का इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, मतलब ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन के लिए क्या करती है, इंपॉर्टेंट साइट देती है। कौन, तो गोल्जी अपरेटस देती है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। इस लेक्चर को एक सिनेमा से हम लोग तुलना किए। सिनेमा का नाम था सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें आज का टॉपिक हम लोग कवर किए इंडोप्लाज्मिक इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। किसमें क्या कवर किए दोस्त, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, वैसा मेम्ब्रेन सिस्टम जो जिसका क्या होता है, फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है। जिसका फंक्शन क्या होता है दोस्त, फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होगा उसको बोलेंगे इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलेंगे। जिसमें कौन कौन आती है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, गोल्जी कम्प्लेक्स आएगा, लाइसोसोम आएगा एंड वैक्यूल आएगी। और कुछ ऐसा होता है सेल ऑर्गेनेल्स जिसका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं होगा, इसीलिए उसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत नहीं रखेंगे। जैसे कौन कौन होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा एंड प्रोक्सीसोम होगा। ये बातें हम लोग पढ़ लिए थे। ये फिगर पे आए थे। ये फिगर किसका था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये किसका फिगर था दोस्त, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर थोड़ा सा समझिए। ये देखिए, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इस पार्ट को बोलेंगे न्यूक्लियस। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट्स देख रहे हैं ना, इसमें लग रहा है कुछ भरा हुआ है। ये पार्ट देखिए, ये खाली जगह लग रहा है, इसमें कुछ भर दिया गया है ना, इसमें कुछ भर दिया गया है। और उसी पार्ट्स को हम लोग क्या नाम देंगे, उस पार्ट का नाम क्या देंगे दोस्त, इस पार्ट्स का नाम देंगे हम लोग न्यूक्लियस देंगे। इस पार्ट्स का नाम हम लोग न्यूक्लियस देते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट्स है ये है न्यूक्लियस। और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट्स है, ये सब पार्ट्स, इस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। ये जो बीच वाला पार्ट्स है उसको न्यूक्लियस, और ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट्स इसको बोलेंगे न्यूक्लियर पोल। और ये देखिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इस पर राइबोसोम पाया जाता है। बुनका के तौर पे है ना, राइबोसोम पाया जाएगा। और ये जो बुनका उसको बोलेंगे राइबोसोम बोलेंगे। ये भी सवाल नीट में पूछा जा चुका है इस फिगर से। और ये क्या, जिस पे देखिए बुनका जहाँ पे नहीं पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आए, ये क्या होता है, नेटवर्क और रेटिकुलेट टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका खोज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करने के बाद किस पे स्टडी किए थे, यूकैरियोटिक सेल पे। इसको दो भाग में, ल्यूमिनर और एक्स्ट्रा ल्यूमिनर। ल्यूमिनर भाग क्या होता है इनसाइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनर क्या होता है, कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है। ये सब बातें हम लोग पढ़ लिए थे। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य भी देखे थे। जैसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन। प्रोटीन के सिंथेसिस और सेक्रेशन में बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। और एनिमल सेल में क्या करते हैं, लिपिड लाइक स्टेरॉयड हार्मोन को सिंथेसिस करती है। ठीक है, कौन, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हम लोग गोल्जी अपरेटस के पास आए थे। छोटा सा ऑर्गेनेल्स था लेकिन इसका महत्वपूर्ण फंक्शन है। गोल्जी अपरेटस में पढ़े थे, कैमिलियो गोल्जी इसका खोज किए थे 1898 ईस्वी में। ये डेंसली स्टेंक्ड रेटिकुलेट स्ट्रक्चर होता है,
जो किसके पास होता है, तो न्यूक्लियस के पास होता है। इसका डायमीटर पूछेगा तो क्या बताइएगा, 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के पास होता है। सिस्टर्न द गोल्जी सिस्टर्निया आर कंसेंटली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस, ये किसके पास होता है, न्यूक्लियस के नियर होता है। इसको दो भाग में सिस कन्वेक्स सिक्स और फॉर्मिंग फेज और कनकेव ट्रांस मैच्योरिंग फेज में बांटा गया है। इसके बाद फंक्शन, इसका महत्वपूर्ण फंक्शन क्या है, तो ये फंक्शन ऑफ पैकिंग मटेरियल है, ये मटेरियल को पैक करती है और डिलीवर करती है इंटरसेलुलर टारगेट्स पे और सेक्रेट आउटसाइड द सेल। उसके बाद मटेरियल ऑफ पैकिंग इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, मटेरियल को पैक इसमें किया जाता है वेसिकल के फॉर्म में, फॉर्म ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस फेज ऑफ द गोल्जी एपरेटस। ये सब बातें पढ़ ली थी। इसका इंपॉर्टेंट लाइन क्या था, इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड गोल्जी एपरेटस का काम था। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा और आज की क्लास में बहुत ज़्यादा एंजॉय भी आई होगी। यदि ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भारत के उन सभी देशभक्तों के पास ये चैनल का लिंक भेज दीजिए जिसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।